नमस्कार, मैं डॉक्टर रहीस सिंह। आज की बदलती विश्व व्यवस्था में जब हम जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो टैक्टिक्स इनको सबको अगर कॉमनली देखते हैं तो जैसे पहले कभी केंद्र में अमेरिका और रूस दिखते थे या उस समय का सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, जिस तरह से फिर अमेरिका दिखने लगा, आज एक रेस है। और वो रेस कभी कभी तो टॉम एंड जेरी की तरह दिखती है, जिसमें अमेरिका अपने आप को बिग बॉस के तौर पर मान रहा है, लेकिन चीन जो है वो लगातार उसकी कभी टेल खींच रहा है, कभी उसके मुंह पे पंजा मार रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वो बिग बॉस है, वो महाशक्ति है, तो वो चीन का कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? और अगर चीन महाशक्ति बन गया है तो जिस प्रकार से उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी हठधर्मिता निरंतर अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रही है, और जिस प्रकार से उसके व्यवहार की जो का अपारदर्शी होना, संदिग्ध होना और बड़े पैमाने पर जो उसके द्वारा जगह जगह पर डेट ट्रैप बिछा करके देशों को अपने और जो है वो डाइवर्ट करना या उनको दबाव बनाकर, यानी प्रेशर डिप्लोमेसी, प्रेशर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए उनको डाइवर्ट करके एक बड़ा समूह अपने फॉलोअर्स का जबरन बना लेना, ये इस बात का संकेत देता है कि दुनिया को अब चिंता तेजी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि चीन, वो जो कभी नेपोलियन ने कहा था कि वो महादानव सो रहा है और उसको जागे हुए एक लंबा समय हो गया है, और वो वाकई में अब लोगों के दिलों में उनकी धड़कन बढ़ा रहा है। अब ये सच है या ये केवल जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हैं, चीन ने उनको इतना अधिक इकोनॉमिक फंडिंग कर दी है कि वो चीन 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 24 घंटे करते हैं? है क्या? सत्यता क्या है? इसमें कोई संशय नहीं। नेपोलियन ने जब बात कही थी तो हमें उसके कथन को अगर पूरी तरह से मानने के लिए विवश ना होना पड़े, तब भी हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि उसने उसको देवता क्यों नहीं कहा था, उसको महादानव क्यों कहा था। और चीन के विचारक लाओ त्सु, जिन्होंने कभी कहा था कि हजारों मील की यात्रा के लिए पहला कदम रखना जरूरी है, और मेरी समझ से चीन ने वो पहला कदम 1949 में नहीं, 1978-79 में रखा था, जब डेंग जियाओपिंग ने माओ त्से तुंग की कल्चरल रेवोल्यूशन को पलट दिया और उसकी जगह पर वो एक न्यू इकोनॉमिक फेज लेके आए। और उस न्यू इकोनॉमिक फेज में वो किस तरह से लेके आए, किस तरह से आगे बढ़ाया, आपको ध्यान होगा उनका बहुत फेमस कथन है, इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है कि वो पूंजीवादी है, कि वो समाजवादी और पूंजीवादी है। फर्क इससे पड़ता है कि वह अर्थव्यवस्था कितनी सस्टेन करती है, और उस सस्टेनेबिलिटी के साथ वो अपने लोगों की जेब भर सकती है, अपने लोगों की भूख मिटा सकती है, अपने लोगों को रोजगार दे सकती है, अपने लोगों को कंपटीटर बना सकती है, अपने लोगों की स्किल डेवलप कर सकती है, और अपनी अर्थव्यवस्था का झंडा दुनिया के फलक पर गाड़ सकती है कि नहीं गाड़ सकती। तो डेंग जियाओपिंग के आज इतने समय बाद, यानी 40 वर्ष बाद चीन बदल चुका है। और कितना बदला है उसको इस बात से आप देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। पहला ये कि जो कोविड-19 की बीमारी आई, अमेरिका सहित यूरोप और तमाम दुनिया के देशों ने आरोप लगाया
कि ये BS2 लैब जो कि वुहान में है, वहाँ से ये वायरस लीक हुआ। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे शोध हैं जो ये बताते हैं कि BSL-2 ने गेन ऑफ फंक्शन पर काम किया, यानी जो ये वायरस था किसी पशु में या चमगादड़ में जहाँ कहीं मिलता था उसकी उसने फंक्शनिंग को, उसकी पोटेंशियल को, उसकी लीडरशिप को उसने बढ़ाया, मारक क्षमता बढ़ाई। तो जो बाइडेन साहब जब आए तो जो बाइडेन ने थोड़े समय के बाद दुनिया का ध्यान शायद अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा कि 90 दिन के अंदर उनकी एजेंसियां जो हैं ये जांच करके बताएंगी कि ये जो वायरस है इसकी उत्पत्ति नेचुरल है या ये किसी लैब में मैकेनिकली निर्मित किया गया है। लेकिन ब्रसल्स में वही जो बाइडेन बोलते हैं कि चाइना ने हमें अपने लैब में घुसने ही नहीं दिया, क्यों घुसने देगा? तो फिर आपने किस दम पर यह घोषणा की थी? महत्वपूर्ण बात और क्या है कि जब इतना सारा प्रोपेगेंडा हुआ और इतने ज्यादा आरोप लगे चीन पे जो सत्यता के बहुत निकट हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया का ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो चीन के प्रति बढ़ा हुआ नजर नहीं आया, बल्कि उसने पेंडेमिक डिप्लोमेसी या कोरोना डिप्लोमेसी कह लीजिए, क्योंकि वो कोरोना तो नहीं कहेगा, पेंडेमिक डिप्लोमेसी का फायदा उठाया और दुनिया के हर देश में, हर बाजार में, विशेष करके फार्मा मार्केट में, इक्विपमेंट मार्केट में, बेसिक कमोडिटी मार्केट में वो घुस गया। यानी जो स्पेसेस बाकी थे उन स्पेसेस को भी उसने इस पैंडेमिक के दौरान भर दिया, आच्छादित कर दिया। ये कैसे हुआ कि हम उस पे शंका भी करते हैं, वो हमारे लिए संदिग्ध भी है, पूरी दुनिया को मौत की ओर धकेलने वाला भी वही है, लेकिन हम उसकी कमोडिटी भी खरीद रहे हैं। तो यहां दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि जो देश अपने आप को एडवांस कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज कहते हैं और जो बहुत बड़े मसीहा हैं मानविकी के, वो लोगों को वो आवश्यक दवाएं, इक्विपमेंट आदि दे नहीं पाए जब उन्हें इसकी आवश्यकता थी और वो वायरस से इन्फेक्ट होकर मौत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चीन ने दिया तो आदमी यहां पहले का किया हुआ भूल जाता है, बाद में उसके साथ जिसने अच्छा कर दिया वो उसे याद रखता है। और शायद वो इसलिए ये भूल गया कि चाइना ने जो वायरस दिया था वो चाइना का ही था या नहीं था। उसको ये याद रह गया कि उसने हमें मास्क दिया, उसने सैनिटाइजर दिया, उसने अन्य इक्विपमेंट दिए, हमें हमारे जीवन को बचाने में मदद की। तो ये तो फिर पश्चिमी देशों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। कहां आप एडवांस कंट्री, इतने लाखों करोड़ों लोग आपके इन्फेक्ट हुए, लाखों मारे गए, कौन से एडवांस? अपने लोगों की आप जान नहीं बचा पाए और चाइना वहां पर स्पेस बना ले गया। अब आप जो है तो फिर ऐसा आप जो बिडेन साहब सिक्सर क्यों मारने के लिए फ्रंट फुट पे जाके खेले कि हिट विकेट हो जाए? महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप गंभीरता से रिपोर्ट्स को पढ़ें तो आप देखेंगे कि आज दुनिया के देश अर्थव्यवस्था के एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनकी मांग डिप्रेस्ड है और चूंकि मांग डिप्रेस्ड है इसलिए उत्पादन में अनिश्चितता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तब तक प्रोड्यूस करना नहीं चाहती है जब तक वो मार्केट की डिमांड को एस्टिमेट नहीं करा लेती, उसका एक अध्ययन नहीं करा लेती कि उसकी डिमांड कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर डिमांड कंटिन्यू नहीं रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है आप प्रोड्यूस करके जो है गोडाउन्स में भरेंगे तो उसमें आपका जितने भी इनपुट
आपके व्यय हुए एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो कहाँ से निकालेंगे? और ऐसा नहीं करेंगे तो आप लेबर डिमांड नहीं करेंगे, लेबर डिमांड नहीं करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी किसी स्तर की बढ़े वो चैनलाइज होती है, क्योंकि अगर सपोज करिए एक लेबर जो है वो इंडस्ट्रीज से बाहर निकाला गया, भगाया गया, छटनी की गई, तो वो जिन कमोडिटीज की डिमांड करता है, वो नमक की करता है, वो दाल की करता है, वो तेल की करता है, वो अन्य चीज़ों की करता है, तो ये तो कोई प्राइमरी मार्केट या एमएसएमई उसको प्रोड्यूस करती है। अब एमएसएमई जो है इसको जब प्रोड्यूस करना कम करेगी तो अपने लेबर्स को, अपने टेक्निकल हैंड्स को भी निकालेगी, वो सेकेंडरी मार्केट की डिमांड करते हैं, तो मिडिल क्लास में भी आए नीचे जाएगी। अब मिडिल क्लास जब जो है डिमांड कम करना शुरू करेगी तो एक साथ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सारे के सारे जो है वो भयग्रस्त होंगे, निराशावादी होंगे। सौभाग्य है कि भारत में अभी वो स्थिति नहीं दिखी, क्योंकि सरकार ने लोगों को व्यय करने के लिए भरण पोषण भत्ते के तौर पर राशिदी भोजन का दिया और उनकी नौकरियां किसी न किसी रूप में बचाए रखने की कोशिश की। हाँ, चीन ने इस दौर में क्या किया, उसने अपनी बेरोजगारी नहीं बढ़ने, उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो सस्टेन कर गई। तो जब मांग बनी रही और सक्षम मांग बनी रही तो उत्पादन बना रहा। जब घरेलू मांग जो है वो सक्षम बनी रहती है तो अतिरेक उत्पादन करते हुए कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं डरती है, और जब अतिरेक उत्पादन निरंतर होता रहता है तो उसका निर्यात भी लगातार बना रहता है। चूंकि रिलेटिवली उसका सस्ता निर्यात था, इसलिए पैंडेमिक में गिरती हुई आय के कारण लोगों ने उसकी चीज़ों को दुनिया भर में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, हर जगह खरीदा गया। तो अमेरिका जैसे देश, यूरोप के देश इसमें अवसर नहीं तलाश पाए, लेकिन चीन अवसर तलाश ले गया। तो जाहिर सी बात है कि उससे डरना तो पड़ेगा कि उसने आपको महामारी भी दी और आपके बाजार को भी कैप्चर कर लिया, आपसे लाभ भी लिया और आपको आज भी आंखें दिखा रहा है, आप देखने के लिए भी वश हैं। सवाल यह है कि चीन ये जो कर रहा है उसका असर जियो स्ट्रेटेजिक पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, अगर आप ध्यान दें कि चीन जिस मॉडल को लेके चला, डेंग जियांगपिंग ने जो शेंजेन प्रांत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की, बहुत बड़ी जोन, यानी वो स्वयं में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनी, और उसके साथ फिर उन्होंने स्पेशल डेवलपमेंट जोन बनाया जो पर्टिकुलर एक ही सामान को, एक ही प्रकार की कमोडिटी को उस पूरे के पूरे जोन में उत्पादन किया। तो वो कारखाना तो दुनिया का बना ही बना इस दौर में, वो अपनी मार्केट डोमेस्टिक को भी बचाया। और जिनपिंग तक आते आते मुझे मैं किताब पढ़ रहा था थॉमस फ्रीडमैन की, वर्ल्ड इज फ्लैट। उसमें वो एक जगह पर लिखता है कि संघाई जब वो गए तो उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा स्टॉक एक्सचेंज के आसपास, और उसमें लिखा था वर्ल्ड इज सिंक्रोनाइज्ड, दुनिया मेरी मुट्ठी में। तो ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। उस समय तक मुट्ठी में दुनिया नहीं थी उसकी, क्योंकि उसने सप्लाई चेन में एक सुई से लेकर के और मिसाइल तक को सबको शामिल कर लिया और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो जियो स्ट्रेटेजिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना को आपको देखना पड़ेगा, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट है
अलग से इसे वन बेल्ट वन रूट भी कहा जाता है। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है और ये मैरी टाइम सिल्क रूट ऑफ 21st सेंचुरी के भी नाम से जाना जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? नंबर 1, कनेक्टिविटी। चीन इस योजना के जरिए पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी को खुद ऑपरेट करना चाहता है। एंड नंबर 2, डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी कैसे करेगा? क्योंकि कनेक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? चीन ने पिछले वर्षों में इतनी स्टील, सीमेंट और तमाम निर्माण संबंधी सामग्री को उत्पादित कर रखा है कि वो अब इसका यूज कहां करें। तो उसके लिए ये आसान रास्ता है और वो जहां जहां इसके माध्यम से पहुंचता जाएगा, जहां जहां पर भी पहुंचता जाएगा, वहां वहां उसकी अर्थव्यवस्था पहुंचती जाएगी और वहां से बहने वाली प्रत्येक धारा बीजिंग और संघाई को जोड़ेगी। इसको गवर्न करने के लिए, इसको फंडिंग करने के लिए नंबर 1 तो उसके पास इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। नंबर 2, उसने जो विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएं थी जो पश्चिम केंद्रित थी, अमेरिका सेंटर्ड थी, उनकी कंपटीटर इंस्टीट्यूशंस के रूप में उसने ब्रिक्स बैंक और IIB जैसे बैंक्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी संस्थाओं को एस्टेब्लिश कर लिया। तो अब उसको आपके सामने हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि वो खुद एक वर्ल्ड बैंक की भूमिका में आ गया। लेकिन वो वर्ल्ड बैंक की तरह उस स्वस्थ मानसिकता से काम नहीं कर रहा है कि जहां स्टेट्स के ह्यूमन कैपिटल को, नेचुरल कैपिटल को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को या जो मानव इंडेक्स है उसको देख करके आवश्यकता के अनुरूप, जिससे कि एक समृद्ध, स्वस्थ, प्रतियोगी विकास संभव हो सके, मानव पूंजी का संरक्षण हो सके, लोगों का लोकतंत्र और स्वतंत्रता जो है वो संरक्षित रहे, ऐसे नहीं काम कर रहा है। उसको चलन में आप चेक बुक डिप्लोमेसी कह सकते हैं, बट वो एक डेट ट्रैप है। क्योंकि डिप्लोमेसी एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम लोग उसको भले नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज कर लें, वो वास्तव में ऐसी कूटनीति का प्रयोग कर रहा है जो कूटनीति कम, कॉन्स्पिरेसी ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है। तो इसको आप कॉन्स्पिरेटली डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी विद कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अब उसके लिए कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र हैं? अफ्रीका में अगर आप पूर्वी पश्चिमी एंड से चलें और उधर तक जाएं तो सूडान, चाड, मॉरिटानिया, घाना, ये जितने भी आप देश पाएंगे, उसने इतनी तेजी से वहां की प्राकृतिक संपदाओं पर नियंत्रण कर लिया है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशनली या वहां का जो भी कानून है उसके तहत तो अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, लेकिन है नहीं। दूसरा उसका जो उद्देश्य है वो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया है, क्योंकि भारत उसके लिए किरकिरी है और भारत अकेला ऐसा देश है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब 2017 में वन बेल्ट एंड वन रोड पर उसने समिट अपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी तो सारे देश आए थे, भारत नहीं गया था। भारत सीना तान के खड़ा था और उस सत्य को बोल रहा था जिस सत्य को दुनिया बोलने का उस समय साहस नहीं कर पा रही थी, और शायद उसी का परिणाम डोकलाम की घटना थी। और यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ही अब उनकी सुरक्षा कर सकता है, उन्हें संरक्षित कर सकता है, और चाइना की आक्रामकता से, उसके भय से
सुरक्षित रख सकता है। तो भारत को वो घेरे, इसके लिए उसने बड़ा ट्रैप एक बिछाया है, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ग्वादर से लेकर के और ये सित्तवय तक या सिंगनाकुले तक, एक नीचे से पूरी चेन है। वो भले कहे कि ये पर्ल्स है और पर्ल्स के रूप में उसके जो ये बंदरगाह है और उसका उद्देश्य इकोनॉमिक है, नहीं। अब उसमें हुआ क्या कि ग्वादर पाकिस्तान ने भारत से, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, फेल्ड स्टेट है, और फेल्ड स्टेट होने के नाते उसको भारत की प्रगति जो है वो अच्छी नहीं लगती, कर कुछ नहीं सकता है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, अपने लोगों को नुकसान कर रहा है। अभी आने वाले समय में वहां का हर नागरिक चीन का गुलाम होगा, क्योंकि जो कंट्री अपने जीडीपी के 50% के आसपास तक चाइना से लोन ले ले और उसके चुकाने की कैपेसिटी ना हो, ग्वादर उसे देना पड़ा ना। अब वो 40 साल ग्वादर जो है चीन बैठ के वहां पर शतरंज तो नहीं खेलेगा, वो अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित करेगा। मालदीव को देख लीजिए, मालदीव में भी यही है। श्रीलंका को देख लीजिए, हम्बनटोटा उसे देना पड़ा। अभी बांग्लादेश के साथ भी उसका एक हुआ एरा बंदरगाह को वो डेवलप कर रहा है, चटगांव भी उसके निगाह में। और मजेदार बात तो ये, बांग्लादेश के साथ जब उसका समझौता हुआ था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसने G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन जो है वो देने की बात कही थी, बाद में बदल गया, बोला नहीं बिजनेस टू बिजनेस है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 1.5 to 2% के आसपास होता, लेकिन अब वो 15% के आसपास पहुंचेगा, नहीं बांग्लादेश भी नहीं दे पाएगा। म्यांमार की स्थिति यही है, थाईलैंड की, फिलीपींस की। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, एक लेयर नीचे से भारत के बनाई, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक प्रोजेक्ट के रूप में उसने सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जो कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक। तो देखिए वो ये उसका एक जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सेगमेंट है, जिसके द्वारा वो भारत को चैलेंज करना चाहता है या घेरना चाहता है। इसके बाद अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें, तो इंडो पैसिफिक में वो साउथ चाइना सी के जरिए जितने आसपास के कंट्रीज हैं, आप ऊपर से चलिए, थाईलैंड वियतनाम के पास से चलिए, और मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया से लेकर के फिलीपींस तक, लाओस, ब्रुनोई, जितने भी हैं। अब वो क्या कर रहा है, इनमें सब में अगर आप कंट्रीज में देखें, उसने फिलीपींस वगैरह में जीडीपी का 80% उसने कर्ज दे रखा है। कहाँ से छूट के जाओगे? तो जाहिर सी बात वो दक्षिण चीन सागर में तो इस तरह करेगा। वहाँ पर उसने जो है आर्टिफिशियल लाइन बना ली हैं, द्वीप बना लिए हैं, उनको ऊपर से देखेंगे तो लाइन लगेगी, जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपने जजमेंट में ये कह चुका है कि चीन का दावा फॉल्स है, इलेजिटिमेट है, लेकिन वो कहता मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसको कोई भी दबा नहीं सकता। हाँ, वहां पर अब जो क्वाड बन रहा है, हालांकि अभी क्वाड उन मंशाओं के अनुरूप नहीं है, जिस प्रकार से, या उस रूप में एक संगठन नहीं है जैसे कि अमेरिकी नेतृत्व में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो है, या चीन का संघाई कोऑपरेशन है। ये दोनों आर्मी बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि संघाई इकोनॉमिक कम सैन्य है और चाइना इसके जरिए अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। तो क्वाड अभी उस रूप में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया डरता रहा पहले, अब शामिल हुआ। जापान, अमेरिका और भारत ये एक्टिव रहे। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की एक सुगबुगाहट है, अगर इसको किया जा सकता है, खास करके फ्रांस को इसमें जो है अगर शामिल कर लिया जाता है, तो थोड़ा ये ताकतवर और होगा और चीन को एक बड़ी चुनौती दे मिलेगी। अभी संभावनाएं हैं, क्या होता है, कितना होता है, लेकिन
बनती हुई संभावनाओं से चीन डर रहा है, चीन के अंदर भय है। क्योंकि चीन, आपने जब हमने कहा महादानव है, तो महादानव जितना ताकतवर होता है उतना डरपोक होता है। और जितने भी दानव रहे हैं वो अपने परिवार के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होते थे, बहुत डरपोक होते थे, बाहर के प्रति बहुत आक्रामक, एग्रेसिव, खूंखार और जो भी कह लीजिए। तो चीन की भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे अगर आपको चीन को बढ़ने से रोकना है तो पहला तो ये कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसकी समीक्षा करनी होगी। क्योंकि चाइना सॉफ्ट पावर वार चाहता है, चाइना साइबर वार के जरिए लड़ना चाहता है। चाइना कभी भी जमीन पर लड़ाई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है अगर जमीन पर लड़ाई लड़ी तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाजार नष्ट हो जाएगा और वो दूसरे देशों की बाजार पर ही जिंदा है, वो जीवन की ऑक्सीजन वहीं से पा रहा है। तो ऐसे में इन देशों के अंदर थोड़ा सा भी में राष्ट्रवाद आना चाहिए, हमारे भारत की तरह, कि वो कम से कम चाइना के माल का बाइकाट ना करें पहले, लेकिन उसके विकल्प जरूर पैदा करें। नंबर 2, उसकी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको, उसके काउंटर पॉइंट्स, उसके काउंटर संस्थाएं, काउंटर एजेंसीज को अवश्य तैयार करें। तीसरी चीज, वो जिबूती से लेकर के और इंडोनेशिया तक जो एक बना रहा है ये रूट, इसको किसी तरह से कट करना होगा। हालांकि भारत ने एक कोशिश की है जो सेनेगल टू चाबहार जोड़ता है, उस लाइन को कट करता है, बट अभी सेनेगल का जो द्वीप है उसमें ये नहीं कंफर्म है कि भारत कितनी सैन्य स्ट्रेटेजी के तौर पर उसे यूज करेगा। चौथी चीज, जिस प्रकार से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना घुस गया है उसको काउंटर करना होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ घुसता है तो मिडिल ईस्ट में वो अपने तरह के परिवर्तनों के लिए वो देशों को मोटिवेट कर सकेगा या वहाँ पर नए तरीके की चीज़ों को शुरू कर सकेगा। पांचवी चीज, जो हिंद महासागर है उसमें भारत जिस प्रकार से चैलेंज चाइना के लिए बना है और दे रहा है, और भारत तन के खड़ा है, क्योंकि भारत एक कॉन्टिनेंटल पावर एंड मैरीटाइम पावर है। अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को ये चाहिए कि वो भारत के साथ, और जापान, ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए कि वो भारत के साथ खड़े हों ताकि वो चाइना को रोक सकें। ये फ्रंट की ज़रूरत नहीं है, बट चाहे वो ब्लू इकॉनमी हो, चाहे वो कैपिटल इकोनॉमी हो, ह्यूमन कैपिटल हो, टेक्नोलॉजिकल वेपन हो, उनको एक साथ जुट करके और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बहरहाल आज का जो चीन है वो असंभ्रांत प्रतियोगी है, अनैतिक प्रतियोगी है, दंभी प्रतियोगी है, और एक बड़ी इकोनॉमी होने के, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के दंभ पर निर्मित अपनी सेना, अपने वॉर वीपन्स, एटॉमिक वीपन्स, इनके जरिए वो जो दुनिया को भय दिखा रहा है और वो जो चाहता है वो कर लेता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि करने के साथ साथ उसका लेजिटिमाइजेशन भी कर लेता है। ये खतरनाक है, इसके लेजिटिमाइजेशन को रोकना होगा। जिस दिन दुनिया के सामने ये आप पूरी तरह से खुलासा कर ले जाएंगे कि जो भी इसके द्वारा किए गए कृत्य हैं ये इलेजिटिमेट हैं और ये हार्मफुल हैं नेशंस के लिए, नेशन के अखंडता के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, उदार विचारों के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, और एक विश्व समुदाय के अंदर निर्मित हो रही हार्मोनी, समरसता के लिए। उस दिन शायद ये आप गंभीर चिंतन इस पर करें। बहरहाल आज इतना ही, और आगे फिर हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमको ताकत प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। हम आपके साथ हैं और आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि हम आप अगर अन्योन्याश्रित रहेंगे तो शायद मैं इस प्रथा को, इस परंपरा को अपने नैतिक दायित्व के रूप में आगे बढ़ाने में समर्थ हूँ। नमस्कार।